हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी। अगर हम बीएससी के वे में देखें तो वे फिजिकल केमिस्ट्री के थर्ड ईयर में हैं। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी की हम बात कर रहे थे। रासायनिक बलगतिकी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी थी और आज हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासों में हमने क्या देख लिया था। तीसरी क्लास की बात करें तो हम जिसे हमने रेट निकालना, उसका मात्रक निकालना, उसका फॉर्मूला सब देख लिया था। सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, इसकी इकाई भी निकाल ली थी। और मैंने पिछली क्लास में आपको अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता में आपको अंतर करना बताया था कि हमको कोई अभिक्रिया दे दी गई है, उसके लिए हम अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता कैसे निकाल सकते हैं। ये बात हमारी हो चुकी थी। आज जो मैंने अभिक्रिया की कोटि आपको जो बताई थी, अभिक्रिया की कोटि यानी वेग निर्धारक पद में कितने जो है अणु भाग ले रहे हैं, वो उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उसके बेस पे हम अभिक्रिया की जो अभिक्रिया है हमारे 3 प्रकार की हमारे सिलेबस में है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और तीसरा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें जो वेग है क्रियाकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मैं बात करूं, वेग जो है क्रियाकारक की शून्य घात के, क्रियाकारक हम ए मान रहे हैं, शून्य घात के अगर समानुपाती था तो उसको हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा। अगर मैं बात करूं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक की मतलब जो रिएक्शन का जो वेग है क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती अगर है तो उसको हम कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये बात हो गई। अगर मैं लिखूं K⁴, मैं ऐसे लिखूं कि अभिक्रिया का वेग जो है क्रियाकारक की द्वितीय घात के समानुपाती है, तो उसको हम कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 3 हमारे पास अभिक्रिया है। हमारे जो सिलेबस में है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग हमको डिराइव करनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित और अवकलित वेग समीकरण दोनों डिराइव करनी है। द्वितीय कोटि के लिए भी यही है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित व अवकलित वेग समीकरण। ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया हम क्या कह रहे थे कि जो रेट है वो किसके क्रियाकारक की शून्य घात के समानुपाती होती है। ये बात कह रहे थे। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके लिए पहले अवकलित वेग समीकरण निकालते हैं। तो पहला है हमारा अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण की बात करें तो आपके पास जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए वेग क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर, या फिर आप R लिख दीजिए। यहाँ आपके पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। कोई R रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। इसके लिए मैं अगर वेग नियम लिखूँ तो R इज डायरेक्ट, ये जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर 0। यहाँ मैं R वापस निकालूँ इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट हम निकालेंगे और R की पावर 0 है। R की पावर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो R इज इक्वल टू ये आपका हो गया कि हम जो R है रेट हमने कैसे निकाली थी? सांद्रता में परिवर्तन यानी dR अपॉन समय में परिवर्तन, ये हमने वेग निकाली थी। हमारा रेट का फॉर्मूला ये था, समय के साथ सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है वो हमारी रेट थी। तो हम इस R की जगह पे ये लिख सकते हैं dR अपॉन dt। ये लिख सकते हैं ना कि हमारा रिएक्टेंट यानी R की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और ये हमारा K कांस्टेंट आ गया।
अब ये देखिए आप, मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, रिएक्टेंट के लिए बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ माइनस लगा सकती हूँ। जब हम रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जो है अभिकारक की सांद्रता जो है कम होती जाती है, इसलिए हम उसके आगे माइनस साइन लगाते हैं। ये मैंने माइनस साइन लगा दिया। अगर मैं इसके लिए बात करूँ, के की वैल्यू क्या आ गई, -dr/dt, ये वापस हमने लिख दिया। तो ये जो है हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण। अब इसके लिए हम समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। आप देख लीजिएगा अवकलित वेग समीकरण, इसके लिए अब हम समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। तो है समाकलित शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण की बात करें तो हमें वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। पहले हमने जो हमारा dr है, जो हमारा रिएक्टेंट है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता में कितना परिवर्तित हो रहा है, ये माइनस में परिवर्तन हो रहा है, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, जो r की पावर 0 के ये समानुपाती हैं। ठीक है, जब हम वापस इसका समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे k लगाएंगे = k, ये है r और ये है 0। ठीक है, r 0 यह हो गई, मतलब ये 1 हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो dr है, dr ये माइनस का = ये k dt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k × dt, ये लिख दिया। इस माइनस को हम उधर भेज देते हैं, dr = -k dt। क्या निकालनी है हमको, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण मतलब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन कर दीजिए यहाँ आप d, इसको आप समीकरण नाम दे दीजिए, समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, इस समीकरण का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर करिए आप समाकलन, ये आप समाकलन का निशान लगाइए, dr -k, इसका पूरे का समाकलन कर दीजिए -k × dt। जब आप इसका समाकलन करोगे, आपको पता है dr का समाकलन क्या प्राप्त होगा, आपको r प्राप्त होगा। ठीक है, r प्राप्त हो गया = r, और ये k का समाकलन नहीं होगा, k एक स्थिरांक है, स्थिरांक का समाकलन नहीं होगा, और t का क्या प्राप्त हो जाएगा, ये t प्राप्त हो जाएगा। dt का क्या हो जाएगा, t हो गया समाकलन। समाकलन हमने किया है तो यहाँ पे एक हमको समाकलन स्थिरांक भी लगाना पड़ेगा, ये हमारा हो गया समाकलन स्थिरांक। c यहाँ पे क्या है, समाकलन स्थिरांक। c हमारा जो है समाकलन स्थिरांक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 में हम कुछ वैल्यू रखेंगे। आप देखिए, जब रिएक्शन रिएक्शन नई स्टार्ट हुई है तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, 0। यानी रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसके लिए टाइम की क्या गणना करेंगे, रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तो टाइम तो 0 है, और हम जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब हम r को जो है r0 मान सकते हैं कि जो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है रिएक्शन की स्टार्टिंग में वो जो है r0 था, ये मान सकते हैं। ये जो मान है, ये इन मान को समीकरण हमको 2 में रखना है, समीकरण इक्वेशन 3 में रखना है, इक्वेशन 3 में रखने पर, 3 में अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए r को हमें क्या मानना है, r0 मानना है। ये हमने क्या रख दिया, r0 रख दिया = -k, और t आपके पास 0 है तो k × 0 + c आ गया समाकलन स्थिरांक। आप देखिए यहाँ से c जो है आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, r0 प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। ये जो c का मान है, c का ये जो मान प्राप्त हुआ, इसको वापस आपको इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। c के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर रखिए c के इस मान को समीकरण 3 में। जब हम c के इस मान को इसमें रखेंगे तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, ये देखिए r =
माइनस के टी प्लस सी की जगह हमें क्या लिखना है, R0 लिखना है। ये हमने R0 लिख दिया, ठीक बात है। अगर मैं के को, अब मैं ये देखूं कि इस के टी को मैं इधर लाऊं, ये के टी इज इक्वल टू, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये R0 माइनस R, ठीक बात है। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूँ तो R0 यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, R अपॉन टी। ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी हो गई शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये जो आपके पास समीकरण प्राप्त हुई है इसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन के लिए क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। क्या है, समाकलित वेग समीकरण। हमने अवकलित वेग समीकरण निकाली और समाकलित वेग समीकरण निकाली, ये समाकलन वेग समीकरण। अब मैं अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, इसको मैं अगर समीकरण 4 नाम दे दूं और ये हमारी समीकरण नंबर 5 है जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अगर मैं समीकरण 4 देखूं, आप इसमें ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ देखिए, ग्राफ आप ऐसे बना दीजिए, y बराबर mx प्लस सी। आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो, y बराबर mx प्लस सी। इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए y पे क्या बनाना है आपको, y पे r लिखना है। ये y पे आप r लिखिए, यानी अभिकारक हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। x पे क्या बनाना है, t बनाना है, ये आप t बना लीजिए, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो ढाल है हमारा माइनस में प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ये माइनस में ढाल हमारा ये प्राप्त हो गया, ठीक है। और ये m और c इंटरसेप्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे R0 जो है हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा। और हमारा जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस के। आप देखिए m है, माइनस में है, माइनस के, यहाँ पे माइनस के जो है हमारा स्लोप प्राप्त हो जाएगा। और ये इंटरसेप्ट जो है, अंतःखंड जो है आपका R0 प्राप्त हो जाएगा। हमने R और T के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आपके पास जो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण आई है, इसके आधार पर हम अर्धायुकाल की गणना करेंगे। नया टॉपिक है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम अर्धायुकाल कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल, पहले बात आती है कि अर्धायुकाल होता क्या है। अर्धायुकाल वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की, जो हमने स्टार्टिंग में जो उसकी सांद्रता ली थी उसकी आधी रहनी चाहिए। वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्धायुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। आप देखिए इसमें हम कंडीशन रखते हैं, अर्धायुकाल है मतलब आधा टाइम होगा। हम टी को क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं। अर्धायुकाल ये हमारा हो गया। बात करें अभिकारक की, अभिकारक क्या था हमारे पास, R था। वह समय जिसमें सांद्रता कितनी रह रही है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह रही है। प्रारंभिक सांद्रता हमने क्या मानी थी, R0 मानी थी। इसकी आधी मतलब R0/2, ये अपने आधी कर दी। ये जो अर्ध आयु काल के लिए हमने कंडीशन मानी है, इन कंडीशन को जब हम इस समीकरण में लिखेंगे, इसको हमने 5 नाम दिया था। समीकरण 5 में जब हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप यहाँ देखिए, K = R0 माइनस R की जगह आप क्या लिख सकते हो, R0/2 लिख सकते हो। और ये आपका T नीचे आ गया। और T की जगह आपको क्या लिखना है, अर्धायु काल लिखना है। आपको निकालना क्या है, आपको रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, अर्धायु काल निकालना है। आप अर्धायु काल यहाँ से निकालिए, आप अर्धायु काल यहाँ से निकालिए। T हाफ = आप इसको सोल्व करिए, ये आएगा
R0 अपॉन 2 अपॉन K आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, ये 2 कॉमन लेके 2R0 में से R घटाओगे तो R0 अपॉन 2 आएगा, R0 अपॉन 2 आ गया। और जब T हाफ को इधर ले गए, ये के नीचे आ गया, T हाफ वापस हम निकाले, अर्धायुकाल की गणना करें तो R0 अपॉन 2K हम इसको लिख सकते हैं, R0 अपॉन 2K लिख सकते हैं। मतलब ये क्या आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, क्या आ गया, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आ गया। यानी ये क्या कह रहा है कि जो अर्धायुकाल है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। आप अर्धायुकाल को इसकी डिपेंडेंस देख सकते हैं, इसके साथ संबंध देख सकते हैं कि अर्धायुकाल जो है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। ठीक है, ये हमने समाकलित वेग समीकरण, अर्धायुकाल, ग्राफ प्लॉट करना, अवकलित समीकरण, सब शून्य कोटि अभिक्रिया के रेस्पेक्ट में बात करी। इसी प्रकार हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी निकालेंगे, इसी प्रकार हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी निकालेंगे। जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।